प्यारे बच्चों, आज अपन कुछ और नए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही होंगे अभी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो हम इसके क्या ले सकते हैं? कंपोनेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स ले सकते हैं और रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इसके तीनों दो कॉर्नर्स पे यहाँ पे चार्ज रखे हुए हैं, है ना। ये चार्ज भी Q है और ये चार्ज भी Q है। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है। यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज क्वेश्चन? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये अपना क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आंसर क्वेश्चन भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपने को इस P पॉइंट पर। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, तो आउटवर्ड इधर जाएंगी। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, तो इधर जाएंगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के लिए एक अलग से डायग्राम बना ले। ये एक अलग से डायग्राम बना लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दें। ये चार्ज Q है, ये चार्ज भी Q है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा और वो इधर होगा। उसको मैंने बोल दिया कितना है? E1। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने बोल दिया E2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबसे पहले E1 इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1 इज इक्वल टू के चार्ज है Q और इस P पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? X अपॉन X। इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ये चार्ज Q है, इस P पॉइंट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? X। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चार्ज है Q तो KQ अपॉन X स्क्वायर। ठीक है। एक्चुअली E1 और E2 दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल होंगे तो इनको हम क्या लेट कर लेंगे? E। जब E1 E2 दोनों इक्वल हैं तो इसको क्या लेट कर लेंगे? E। और E लेट कर लेंगे तो E लेट करने पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? E1 और E2 दोनों इक्वल हैं तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी होगा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है। E रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 60 का व्हाट इज 60? इट्स एंगल बिटवीन E1 एंड E2। E1 और E2 दोनों इक्वल है इसलिए इसको E लिख देंगे ताकि थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। तो बनेगा E स्क्वायर प्लस 2E और cos 60 का वैल्यू होगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस बिकम 3E स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू ER या ER इज इक्वल टू √3E। ER क्या आया? √3E। ये ER आ गया। अब E जो है वो E1 और E2 दोनों के इक्वल है तो कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ER आ जाएगा √3 इंटू KQ अपॉन X स्क्वायर। ये इसका एक मेथड हुआ। इसका एक और भी मेथड है जिसमें कि हम क्या करेंगे? E1 और E2 के कंपोनेंट लेंगे। कैसे लेंगे? कंपोनेंट मेथड सिखा देता हूँ इसी डायग्राम को यूज करके, ठीक है। कंपोनेंट मेथड कैसे यूज करेंगे इसको देखेंगे। ये यहां तक सॉल्यूशन हो गया।
कंपोनेंट मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन ये है यहाँ पे और इनको यहाँ पे ऐसे बना लिया, क्योंकि कंपोनेंट दो ही डायरेक्शन में लेंगे। ये है E1 एंड दिस इज E2। आपको पता है ये एंगल कितना होगा बच्चों, 30, और ये एंगल भी होगा 30। ठीक है, अब इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, E1 cos 30, और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, E1 sin 30। इसका ये कंपोनेंट E2 sin 30, और इसका ये कंपोनेंट E2 cos 30। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि जो E1 है और E2 है वो इक्वल है। देखो E1 और E2 पहले क्या आए थे, आपको पता है E1 क्या आया था, E1 और E2 दोनों इक्वल आए थे। लास्ट टाइम मैंने बताया था इसी क्वेश्चन में कि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों इक्वल है। E1 और E2 अगर इक्वल है तो ये वाला E1 sin 30 E2 sin 30 को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों, क्योंकि E1 और E2 इक्वल है, तो ये टर्म्स तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में बचेगा, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या बचेगा, E1 cos 30 और E2 cos 30। और एक्चुअली जो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको आप ऐसा बोल सकते हैं E1 cos 30 प्लस E2 cos 30। E1 की वैल्यू अपन ने लास्ट टाइम निकाली थी KQ/x², cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस E2 की वैल्यू भी KQ/x² और ये हो जाएगा 2KQ/x² √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया KQ/x² इंटू √3। देखो कंपोनेंट मेथड से भी वही आंसर आया, जो सेकंड मेथड यूज करा ना कंपोनेंट वाला, इससे भी वही आंसर आ रहा है जो आंसर पिछले वाले मेथड से आया था। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लें। अब ये E1 E2 की वैल्यू आपको पता है KQ/x² है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम इस पे और डिस्कस करेंगे अपन। भाई मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज है नेगेटिव, तो कैसे सॉल्व करते, बस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या करा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। अब की बार पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, इस वाले क्वेश्चन में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये चार्ज Q, ये चार्ज -Q, ये पॉइंट P। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगा, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2। अच्छा, वैल्यू कितनी होगी, E1 इसकी वजह से होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x, तो और चार्ज है Q, तो बनेगा KQ/x²। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड चार्ज की वजह, सेकंड चार्ज की वैल्यू Q, इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस x, तो E2 भी कितना होगा KQ/x²। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे -Q क्यों नहीं रख दिया। बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ ही रखा जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लें, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू डायरेक्ट प्लेस करेंगे। तो ऐसे रखें चाहे ऐसे रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा 120। ठीक है, क्योंकि टोटली 180 होगा ये। अब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, E1² E2² 2E1 E2
कोस थीटा का अंडर रूट। अब मुझे बताओ E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2? कितना है? E1 इधर है, E2 इधर है, 120 डिग्री है। तो E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E लेट कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम इजी सॉल्व हो जाए इजीली। तो E1 और E2 को E लेट कर लेंगे तो बन जाएगा E स्क्वायर 2EE, और ये वैल्यू कितनी है? cos 120 का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो ER आ जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120। ये बनेगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर। cos 120 के वैल्यू -1/2 होती है, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो ये बन जाएगा 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, इट बिकम E स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E के इक्वल आया और E की वैल्यू E1 के इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? KQ/x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। फिर वही बात कि सर इसको कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। आप जितने डिफरेंट मेथडोलॉजी जानेंगे आपको क्वेश्चन उतना ही इजी होगा। तो अब इसको किससे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग विच मेथड? कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? बस ये डायग्राम तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, E1 की वैल्यू क्या है? KQ/x स्क्वायर। E2 भी क्या है? KQ/x स्क्वायर। ये तो पहले ही है भाई, इसकी वजह से यहाँ पे E1। एक्चुअली E1 और E2 दोनों इक्वल है तो इन सबको E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, ये वर्टिकल प्लेन, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। ये तो होगा E1 और ये होगा E2, और ये एंगल 60 और ये एंगल 60। सिंपल। तो इसका ये कंपोनेंट E1 cos 60 और इसका ये कंपोनेंट E1 sin 60। इसका ये कंपोनेंट E2 cos 60 और इसका ये कंपोनेंट E2 sin 60। बच्चों ध्यान दो, E1 और E2 इक्वल है और ये sin 60 भी इक्वल है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 इक्वल है और किसके इक्वल लेट कर लिया हमने? देखो E1 की वैल्यू KQ/x स्क्वायर है और E2 की वैल्यू भी KQ/x स्क्वायर है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल और ये भी इक्वल, तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया। अब नेट इधर बचा x डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? x डायरेक्शन में। कितना आएगा x डायरेक्शन में? E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। E1 को E cos 60 बोल सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसको बोल सकते हैं E cos 60 इस वाले स्टेटमेंट से। E1 E के इक्वल है, E और E ये बन गया 2E cos 60। 2E cos 60 का वैल्यू हाफ, 2 से 2 कैंसिल, द आंसर। अब इस E की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू रख दो तो ER इज इक्वल टू KQ/x स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम मैंने दूसरा मेथड बताया आपको, बाय यूजिंग कंपोनेंट। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात बताओ, इसमें x डायरेक्शन में आया तो आप इसको अगर डायरेक्शन लिखना चाहें तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की? x। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो आएगा वो KQ/x स्क्वायर इन विच डायरेक्शन? x डायरेक्शन। क्लियर? एनी डाउट? चलो ठीक है, इसको मिटा लो। अभी ट्रायंगल्स पे ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं आज, क्योंकि जितने एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे अपना कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें तभी समझ में आएगा। ये एक चार्ज क्यू है, ये एक चार्ज क्यू है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं।
इसके मिड पॉइंट पर क्या, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। यहाँ पे चार्ज कितने, 3 चार्ज है। तो जब मोर देन 2 चार्ज हो तो अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो तभी अप्लाई हो सकता है, 2 से ज्यादा होंगे तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। तो अपने को क्या, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कंपोनेंट मेथड। अब इसका सॉल्यूशन लिखते टाइम ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पे चार्ज नंबर 3 हो गए तो अपने को कंपोनेंट मेथड यूज करना है। अब सोचते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है। इस पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट है तो सबकी डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो ये डिस्टेंस भी, अच्छा ये डिस्टेंस x है तो अपन इस डिस्टेंस को कुछ और मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस डिस्टेंस को a। तो ये डिस्टेंस भी बच्चों a होगी और ये डिस्टेंस भी a होगी, सारी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, आउटवर्ड। इस पॉइंट पे आउटवर्ड किधर होता, इधर होता, तो E1। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, डाउनवर्ड होता, ये होता E2। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर होता, ये होता E3। यहां से यहां तक की डिस्टेंस E1 कितना होता, KQ अपॉन ए स्क्वायर। देखो क्योंकि पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस A है और चार्ज Q है तो E1। सिमिलर E2 KQ अपॉन ए स्क्वायर। देखो क्यों, क्योंकि सेकंड वाले चार्ज से भी डिस्टेंस A है पॉइंट P की और चार्ज Q है। सिमिलरली E3 भी होगा KQ अपॉन ए स्क्वायर, इसकी भी डिस्टेंस यहां से A है और चार्ज Q है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया E1 E2 और E3 तीनों E के इक्वल होंगे। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायग्राम बना ले। डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो हो गया x एक्सेस और ये हो गया y एक्सेस। ये हो गया E3, E3 को E बोल दो क्योंकि E3 और E इक्वल है। ये हो गया E1, E1 को भी E बोल सकता हूं क्योंकि E1 और E इक्वल है। ये लेट किया है मैंने, लेट या सपोज करा है ऐसा। और ये हो गया E2, E2 भी E के इक्वल है वैल्यू में। अच्छा ईच एंगल 120 का है तो ये एंगल कितना हो गया, 120। ये 120 डिग्री है तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे। ये यहां से यहां तक का एंगल 60 और ये यहां से यहां तक का एंगल भी 60। कंपोनेंट इसके तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलोंग टू द वाई डायरेक्शन है। तो एक कंपोनेंट इसके होंगे, एक इसके होंगे। इसका ये कंपोनेंट P sin 60 और इसका ये कंपोनेंट P cos 60। इसी तरीके से इसका ये कंपोनेंट P sin 60 और इसका ये कंपोनेंट E cos 60। ये वाले कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे तो नेट डायग्राम में क्या बचेगा, इधर बचेगा 2E cos 60 और नीचे की तरफ रिमेन हो जाएगा E। ये दोनों भी हट जाएंगे क्योंकि इनको हम किस में ब्रेक कर चुके, कंपोनेंट में। कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे तो फिर कोई मामला बचता नहीं है। 2E cos 60 का वैल्यू 2E और cos 60 का वैल्यू हाफ। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये E, ये E इस E को कैंसिल आउट कर देगा तो E नेट कितना आएगा, 0। यानी कि सेंटर पर इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? चलो
फिर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना भी प्रॉब्लम करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं और जेई नीट में काफी प्रॉब्लम्स यहाँ से पूछी जाएंगी, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बहुत सारे, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को ध्यान से करना आप लोगों को। अब अपन एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही। ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर का प्रॉब्लम है, ये एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है। सिंपली आप इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है। ये डिस्टेंस हमने लेट कर ली x। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P जो है स्क्वायर का मिड पॉइंट है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखें, चारों ही चार्ज इक्वल है भाई, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम। तो आप मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस इस P पॉइंट की चार्ज से इक्वल होगी? सबकी बिल्कुल इक्वल होगी। ये डिस्टेंस अगर a है ना तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी। क्यों? क्योंकि ये चार्ज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे चारों। इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, 1 by 1 एक एक प्रॉब्लम को एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू। मुझे बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेट कर लिया कितना? E1। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये होगा E2। सही है? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E3। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E4। अब E1 कितना होगा? E1 इसकी वजह से है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, तो क्या होगा E1? KQ अपॉन a स्क्वायर। E2 इस चार्ज की वजह से होगा, इधर होगा। कितना होगा E2? E2 भी होगा KQ अपॉन a स्क्वायर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं? P पर। तो डिस्टेंस भी चार्ज की P से ही देखेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, चार्ज की डिस्टेंस हमेशा जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? P पे। तो डिस्टेंस चार्ज के बीच में और P पॉइंट के बीच में लेनी है। चार्ज है Q और पॉइंट है ये, तो डिस्टेंस हमेशा यही मेजर करेंगे। इसमें भी डिस्टेंस हमेशा यही मेजर करेंगे, डिस्टेंस यही मेजर होगी। चार्ज और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस लेंगे। तो E2 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है? A है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा ना, तो इधर होगा। तो डिस्टेंस सिमिलर E3 बताओ। E3 इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इधर है, तो ये डिस्टेंस भी ये है, तो सेम होगा KQ अपॉन a स्क्वायर। एंड E4 भी ऐसा ही होगा KQ अपॉन a स्क्वायर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, देखो E1 E2 इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसिल हो गए। E3 एंड E4 भी इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इसमें? E नेट एट पॉइंट P क्या आएगा? E नेट आएगा 0। क्यों? क्योंकि E1 E2 को और E3 E4 को कैंसिल आउट कर देगा। पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे से इसी क्वेश्चन में एक काम करते हैं अपन, एक चार्ज को हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कई सारे मेथड्स में दिखाऊंगा आपको, मजेदार क्वेश्चन है ये अपने आप में। इसको हटा दिया, किस चार्ज को हटा दिया अपन ने? इस चार्ज को हटा दिया यहाँ से। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। देखो
E3 E4 को कैंसिल कर देगा, लेकिन E3 E4 को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन E1 को कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। सही कह रहा हूं मैं? क्यों? E1 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 की वैल्यू कितनी होगी? वही होगी यार, KQ अपॉन ए स्क्वायर। E2 भी सॉरी E3 KQ अपॉन ए स्क्वायर एंड E4 इज ऑल्सो KQ अपॉन ए स्क्वायर। आप समझ गए होंगे। देखो, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ये वाला चार्ज अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वल है चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल है और अपोजिट है, तो कैंसिल कर दिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसको। लेकिन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा, क्योंकि इधर एक चार्ज नहीं है, पहले था तो कैंसिल हो गया, अब चार्ज नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बच जाएगा। और कितना बच जाएगा? E1। और कितने डिग्री के एंगल पे? 45, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है, सॉरी स्क्वायर है, तो इसका ही कंपोनेंट क्या आ जाएगा? E1 cos 45 और इसका ही आ जाएगा E1 sin 45। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? E1 cos 45 I कैप प्लस E1 sin 45 J कैप। E1 की वैल्यू KQ अपॉन ए स्क्वायर cos 45 1 अपॉन √2 I कैप प्लस E1 KQ अपॉन ए स्क्वायर। देखो E1 की वैल्यू sin 45 1 अपॉन √2 J कैप। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √2, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, हाँ पूरे का पूरा कॉमन आ जाएगा, KQ अपॉन ए स्क्वायर अपॉन √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा I कैप प्लस दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत? इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर इसमें एक क्वेश्चन और रेज होता है, फिर वही बात यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम बनता है। इसी चार्ज में अगर हम ऐसा कर देते कि ये 2Q होता, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ये 2Q होता और ये Q होता, तो एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे निकालना है। अब मैं यहाँ पे छोटा सा थॉट प्रोसेस अपने समझते हैं, जो दो क्वेश्चन करे। देखो यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे 2Q है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये Q वाला इसके एक Q को कैंसिल आउट कर देगा, तो एक Q इधर बच जाएगा और ये Q है और इधर 2Q है, सेम ही डिस्टेंस पे है, तो ये 2Q का इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये Q का इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर बच जाएगा, क्योंकि एक Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये Q प्लस Q और ये Q प्लस Q। अब आप समझ गए होंगे, एक Q का कैंसिल हो जाएगा, एक Q का कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो Q इधर रह जाएंगे बस। ये वाला Q इस Q को कैंसिल कर देगा और ये वाला Q इस वाले Q को कैंसिल कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो नेट इन दो Q की वजह से बच जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन लिखना बहुत ही सिंपल है, ये Q और ये Q अब यहाँ पे निकाल लेंगे बस। तो इसकी वजह से देखो इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा। इसको बोल दिया E1, इसको बोल दिया E2। E1 डिस्टेंस यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो E1 कितना होगा भाई बोलो? KQ अपॉन ए स्क्वायर। और E2 भी क्या होगा? KQ अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है। E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसके दो मेथड है, आप कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो कंपोनेंट से ही बताता हूँ।
कंपोनेंट हमेशा ज्यादा बेटर रहता है। तो ये कितना, E1 को E बोल सकते हैं क्या भाई, इसको E लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये E1 है और E1 और E इक्वल है। ये अपन ने क्या किया है, लेट क्यों करते हैं, लेट करने से क्या होगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। चाहो तो E1 लिख लो, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिख लो E1 और इसको लिख देते हैं E2। ये एंगल भी होगा 45, ये एंगल भी होगा 45। कंपोनेंट लेने आते हैं सबको। इसका एक कंपोनेंट E1 sin 45, इसका एक कंपोनेंट E2 sin 45, इसका एक कंपोनेंट E1 cos 45 और इसका एक कंपोनेंट E2 cos 45। आपको देखो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 इक्वल है, E1 E2 इक्वल है और ये भी sin 45 है, ये भी sin 45 है। ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो नेट ये वाले कंपोनेंट बचेंगे दोनों। तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट बचेंगे बस। कितना कितना बच जाएगा नेट, E1 cos 45 एंड E2 cos 45, ये तो कैंसिल हो गए भैया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगा, क्या आ जाएगा, E1 cos 45 प्लस E2 cos 45। E1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, E2 की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ रख दो, ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इसी प्रॉब्लम को दुनिया भर के टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और बताऊं इसी में करके आपको, चलो एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करवा दूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आए। इसीलिए मैं ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ आपको। एक इसी में